दोबारा सुन सकता दोबारा नहीं। देखो, शिल्पकला और कुटीर उद्योग है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने भारत का सामाजिक और आर्थिक ताना-बाना पूरी तरह से तोड़ दिया। इधर लाओ उसको। ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत का सामाजिक और आर्थिक ताना-बाना पूरी तरह से तोड़ दिया। अंग्रेजों द्वारा विकास के आधुनिक और यांत्रिक उत्पादन से पूर्व देश में कुटीर उद्योग फल फूल रहा था। शिल्पकार जैसे जुलाहे, बढ़ई, कुम्हार इत्यादि ने इन उद्योगों में लोगों की विभिन्न मांगों को पूर्ण करने में समर्थन किया। वह खद्दर, कई प्रकार के उपकरण और सामान उपयोग घरेलू बर्तन छोटे स्तर पर बनाते थे। वह लंबे समय से पारिवारिक धंधा सीखते चले आ रहे थे। स्थानीय शासक, कुलीन और जमींदार उन्हें विलासिता का सामान बनाने के लिए संरक्षण देते थे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के साथ ही सब कुछ बदलने लगा। अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारतीय हस्तकला को समाप्त कर दिया। भारतीय हस्तकला की पीढ़ी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी केवल भारतीय वस्त्र उद्योग और अचार का व्यापार करती थी। उस समय भारतीय सामान की बहुत मांग थी। इस कारण से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय कामगारों पर दबाव बढ़ाया कि वह अपनी कीमतों पर माल बेचें। अक्सर शिल्पकारों को विवश किया जाता था कि वे पेशगी लें ताकि वे किसी अन्य यूरोपियन कंपनी का काम न कर सके। ऐसे बढ़ते दबाव में कंपनी को झुकाने वाले युक्तियों से शिल्पकारों को अपना परंपरागत शिल्प छोड़ना पड़ा। भारतीय सामान की बढ़ती लोकप्रियता से अंग्रेजी सामान को बड़ी चुनौती मिली, तो जो अंग्रेज व्यापारियों के लिए बड़ी चिंता का कारण बन गया। इसलिए अंग्रेजी सरकार ने भारतीय सामान की आवक घटाने के लिए उस पर भारी शुल्क लगा दिया। यह भारतीय हस्तकला के लिए बड़े झटके के समान था। औद्योगिक क्रांति के कारण अंग्रेजी वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार आया। तब तक ऐसे व्यापारी जिसका ईस्ट इंडिया कंपनी में कोई हिस्सा न था, ये भारतीय व्यापारियों से व्यापार कर सकते थे। इस प्रकार से भारतीय हस्तकला को यांत्रिक रीत से बने सामान की असामान्य प्रतिस्पर्धा से जूझना पड़ा। इसके अतिरिक्त बंगाल में अंग्रेजी वस्तुओं पर कोई कर भी न था। वह खुरदरे हाथ से बने भारतीय की तुलना में कहीं कम दाम पर बिकती थी। और फिर शासक, कुलीन, जमींदार इत्यादि जो शिल्पकारों को संरक्षण देते थे, में भी अपनी आन को खो दी और शिल्पकार संरक्षणहीन हो गया। भारतीय हस्तकला के पतन ने भारतीय उपभोक्ता को अंग्रेजी वस्तुओं का उपभोक्ता बना दिया। औद्योगिक क्रांति कारखानों ने हजारों शिल्पकारों का काम दिया जो गाँवों में काम कर रहे थे। दुर्भाग्य से भारत में ऐसे कारखाने न थे जो हजारों शिल्पकारों को काम दे सके। इस प्रकार से भारत का औद्योगिकीकरण हुआ। 19वीं शताब्दी के अर्धशतक में भारतीय उद्योग उठा, परंतु इसकी रफ्तार धीमी थी। इसका कारण था कि अंग्रेजों ने चाहा था कि भारत उनका विनिवेश ही रहे, जिसके दोहन से वह ब्रिटेन को धनी करते रहें। परंतु औद्योगिक क्रांति की धमक भारत भी पहुंची। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने कृषि उद्योग का विकास केवल अपने व्यापार के लिए किया। खाद्य फसलों के स्थान पर नील, चाय, कॉफ़ी, जूट, रबड़, सिनकोना, गन्ना और तेल के बीजों की फसलें बड़ी मात्रा में उगाई जाती थीं। नील उन अत्यंत महत्वपूर्ण फसलों में से एक थी जो बंगाल में उगाई जाती थी। इससे कपड़े रंगे जाते थे। अन्य महत्वपूर्ण फसल थी आसाम, बंगाल और दक्षिण में उगने वाली चाय। भारत की अन्य महत्वपूर्ण फसलें थी कॉफ़ी, रबड़ और सिनकोना। अंग्रेज़ों ने 19वीं शताब्दी के अर्धशतक में मशीन आधारित उद्योगों की स्थापना की। उसने भारतीय उद्योगों का नक्शा ही बदल दिया। सूत, जूट, कोयला, लोहा, गन्ना और सीमेंट के महत्वपूर्ण उद्योग थे जो इसी अवधि में विकसित हुए। बंगाल स्थित जूट उद्योग बड़ी तेज़ी से बढ़ा। फिर 19वीं शताब्दी के मध्य के बाद से कोयला उद्योग ने रफ्तार पकड़ी। बिहार, बंगाल और उड़ीसा की खानों ने रेलवे और अन्य उद्योगों के लिए कोयले की आपूर्ति की। बाद में लोहा और इस्पात उद्योग विकसित हुए। जमशेदजी टाटा ने प्रसिद्ध टाटा आयरन एंड स्टील टिस्को की स्थापना जमशेदपुर में की, जिससे विकास बड़ी तेज़ी से हुआ। इसके तुरंत बाद बंगाल और मैसूर में लोहे और स्टील की और अधिक कारखाने लगाए गए। लोहा और इस्पात उद्योग में इंजीनियरिंग उत्पादों वृद्धि में तेज़ी से मदद की। 1930 में चीनी उद्योग ने तीव्र विकास देखा, जिसमें अधिकतर भारतीयों की भागीदारी थी। इसी समय में सीमेंट और अन्य उद्योग भी तेज़ी आई।
परंतु बड़े पैमाने पर देखा जाए तो अंग्रेज़ों के समय में औद्योगिक वृद्धि बहुत मंद और अस्त व्यस्त रही। अंग्रेज़ों ने भारतीय विकास को ठप करने की योजनाएं बनाई। अंग्रेज़ों ने विदेशी सामान पर आयात शुल्क में कमी कर दी। देसी सामान मशीनी सामान के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा में आ गया। भारत में अंग्रेज़ों ने ही बड़े उद्योगों पर अधिकार कर रखा था, जिससे प्राप्त लाभ से वे अपना देश विकसित करने में लगे थे। उस संपत्ति से भारतीय उद्योग का कुछ न भला हुआ। संपूर्ण धन धीरे धीरे भारत से बाहर जा रहा था। दादा भाई नौरोजी, जो एक प्रमुख राष्ट्रवादी थे, ने अपनी पुस्तक अंग्रेजी शासन और भारत की गरीबी में लिखा है, अंग्रेजी शासन में देश की संपत्ति निरंतर बाहर जा रही थी। भारत से एकत्रित राजस्व का बड़ा भाग अंग्रेज अधिकारियों के गृह शुल्क, वेतन, पेंशन और बचत के रूप में भेजा जाता था। भारतीय जनता की आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। भारत की प्रति व्यक्ति आय संसार में सबसे कम थी। जिनके पास धन था और अभावग्रस्तों के मध्य की खाई बहुत चौड़ी थी। जमींदार कारखानों के स्वामी और व्यापारी अत्यंत समृद्ध थे, जबकि किसानों शिल्पकारों ने आधुनिक उद्योगों के आने और कड़ी श्रद्धा के कारण अपनी जीविका खो दी थी। किसानों पर अत्यधिक कर था। कारखानों के मजदूरों पर पगार बहुत कम दी जाती थी। उन्हें गरीबी की हालत में अधिक समय तक कार्य करना होता था। भारतीय वस्त्र उद्योग का अध्ययन। वस्त्र उद्योग भारतीय निर्यात के इतिहास में बड़े भाग का निर्माण करता है, जिसके पुरातात्विक प्रमाण है कि द्वितीय सहस्त्राब्दी में मोहनजोदड़ो में रंगों का प्रयोग किया जाता था। मार्को पोलो ने लिखा है कि भारतीय वस्त्र उद्योग आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया में निर्यात करता था। बुद्ध के लेख भी दर्शाते हैं कि ऊनी कालीन का भारत में 500 ईसा पूर्व में प्रयोग होता था। भारत में कालीनों का निर्माण मुगल अवधि में होता था, जो आज भी कीमती है। इसलिए इन तथ्यों से स्पष्ट है कि प्राचीन काल से ही मानव का वस्त्र उद्योग विकसित था, जिसकी तकनीकी विश्वसनीय थी। उपनिवेश से पहले भारत की हस्तचलित वस्त्र निर्माण की मशीनें अत्यंत उन्नत थीं। प्राकृतिक स्रोत जैसे मिल्क, सूत और जूट भारत के विभिन्न भागों जैसे ढाका, मुर्शिदाबाद, बनारस, लखनऊ इत्यादि में उपलब्ध थे, जो प्रमुख भारतीय वस्त्र निर्माण केंद्र थे। भारतीय वस्त्र उद्योग का गौरवशाली भाग उपनिवेश द्वारा दरकिनार कर दिया गया। अंग्रेज इस तथ्य को जानते थे कि वह भारतीय वस्त्र उद्योग का सामना गुणवत्ता में नहीं कर सकते। 1880 के अंत तक भारतीय वस्त्र उद्योग को नष्ट कर दिया गया और घरेलू बाजार पर अंग्रेजी उत्पादकों का कब्जा हो गया। घरेलू बाजार में अंग्रेजी उत्पादों की सरल प्रविष्टि के लिए शुल्क कम कर दिए गए और अंग्रेजी बाजार में भारतीय उत्पाद बाहर ही रखे गए। स्मरणीय तथ्य हैं कुछ इस्पात से रिलेटेड। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी केवल भारतीय वस्त्र उद्योग और अचार का व्यापार करती थी। उस समय भारतीय सामान की बहुत मांग थी। भारतीय हस्तकला के पतन ने भारतीय उपभोक्ता को अंग्रेजी वस्तुओं का उपभोक्ता बना दिया। औद्योगिक क्रांति के बाद अंग्रेजी कारखानों ने हजारों शिल्पकारों को काम दिया, जो गाँव में काम करते रहे थे। 19वीं शताब्दी के अर्धशतक में भारतीय उद्योग उठा, परंतु इसकी रफ्तार धीमी थी। इसका कारण था कि अंग्रेज़ों ने चाहा था कि भारत उनका उपनिवेश ही रहे, जिसके दोहन से वह ब्रिटेन को धनी करते रहे। अंग्रेज़ों ने 19वीं शताब्दी के अर्धशतक में मशीन आधारित उद्योगों की स्थापना की। इसने भारतीय उद्योग का नक्शा ही बदल दिया। सूत, जूट, कोयला, लोहा, गन्ना और सीमेंट के महत्वपूर्ण उद्योग थे, जो इसी अवधि में विकसित हुए। 1930 में चीनी उद्योग ने तीव्र विकास देखा, जिसमें अधिकतर भारतीय की भागीदारी थी। इसी समय में सीमेंट और अन्य उद्योग में भी तेजी आई, परंतु बड़े पैमाने पर देखा जाए तो अंग्रेज़ों के समय में औद्योगिक वृद्धि बहुत मंद और अस्त व्यस्त रही। जमींदार कारखानों के स्वामी और व्यापारी अत्यंत समृद्ध थे, जबकि किसानों शिल्पकारों ने आधुनिक उद्योगों के आने और कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण अपनी जीविका खो दी।